Good morning, students. So, in a previous lecture, we have studied the discovery of electron, discovery of proton and neutron. So, हमें पता है कि in 1897, J.J. Thomson has discovered an electron. Okay, so after that J.J. Thomson has proposed his theory to identify the structure of एटम कि कैसे बना हुआ है एटम। तो उसके लिए अपना मॉडल उसने बनाया और वो ही हम लोग अब देखने वाले हैं कि J.J. थॉमसन का एटॉमिक मॉडल कैसा था। बराबर। सो अकॉर्डिंग टू J.J. थॉमसन, एटम possess a spherical shape. Atom possess a spherical shape in which the positive charge is uniformly distributed. That means ये spherical shape बताया है, उसके अंदर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा और वो कैसा होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर embedded into it such a manner as to give the most electrostatic arrangement. That means जो पॉजिटिव चार्ज है, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन हैज़ नेगेटिव चार्ज, सो वो इस तरीके से अटैच्ड होगा, मतलब पूरे एटम में वो होगा कि इलेक्ट्रोस्टेटिकली सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर बने। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन, कि वो पूरे एटम के अंदर ऐसे होगा कि इलेक्ट्रोस्टेटिकली स्टेबल अरेंजमेंट हो सके। ओके, आपको ये स्ट्रक्चर वाटरमेलन जैसा ही लगेगा, क्योंकि एक्चुअली आप अगर जानते हो, याद होगा आपको, तो आप 10th स्टैंडर्ड में या तो फिर 9th स्टैंडर्ड में J.J. थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, रुथरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल आप पढ़ चुके हो। सो J.J. थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, बराबर, तो उसको बहुत सारे नाम दिए गए। तो नाम में है फर्स्ट उसको प्लम पुडिंग, ऐसा नाम दिया गया, प्लम पुडिंग मॉडल, या तो फिर राइजन पुडिंग मॉडल, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज वाटरमेलन। ओके, एक्चुअली तो ये वाटरमेलन जैसा ही दिख रहा है, कि जिसके अंदर ऐसा बोला गया कि द पुडिंग और वाटरमेलन, जो भी पुडिंग उसके अंदर का जो पार्ट होगा, या तो फिर पुडिंग और वाटरमेलन जो बाहर है, ओके, वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज्ड है, एंड द प्लम उसके अंदर का जो भी मटेरियल है, और वी कैन से दैट द सीड्स ऑफ वाटरमेलन इज नेगेटिव चार्ज। बराबर, ऐसा बोला गया। ओके, सो अकॉर्डिंग टू थॉमसन, द मास ऑफ एन एटम इज एज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, कि उसका जो मास है वो हर एक पार्ट में क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ओवर द एटम। बराबर। सो ऑल्दो दिस मॉडल वॉज एबल टू एक्सप्लेन द न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, बट आगे हम लोग देखेंगे कि रुथरफोर्ड के मॉडल के थ्रू J.J. थॉमसन का मॉडल फेल हो गया। बराबर, आप हम लोग इसी चैप्टर में यही सीखेंगे कि एक्चुअली जो साइंटिस्ट होते हैं, मतलब वो जो भी डिस्कवरी करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, कुछ उन्होंने डिस्कवर कर लिया या तो फिर सिंथेसाइज किया, देन उसको रॉन्ग प्रूव करने के लिए दूसरे साइंटिस्ट जुड़ जाते हैं और उसी के अंदर कुछ नया उनको मिल जाता है। रदरफोर्ड का मॉडल भी यही था कि अनएक्सपेक्टेड उसको ऑब्जर्वेशन देखने को मिले। रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया, हम लोग नेक्स्ट उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, बट उसने ऐसा सोचा ही नहीं था कि उसको ऐसे ऐसे कंक्लूजन पे वो आएगा। ऑब्जर्वेशन उसको ऐसे मिले, अनएक्सपेक्टेड थे। ओके, और वही अनएक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन के लिए क्या हुआ कि
जे थॉम्सन का मॉडल फेल हो गया। जे थॉम्सन का मॉडल आपको न्यूट्रलिटी तो दिखाता था, बट जो आगे एक्सपेरिमेंट हुए, उसके जो रिजल्ट हुए, उसके साथ वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। बराबर। बहुत ही सिंपल जे थॉम्सन का मॉडल है कि स्फेरिकल शेप में है, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड द इलेक्ट्रॉन ऐसे है कि इलेक्ट्रोस्टैटिकली वो स्टेबल हो सके। ओके, इट हैज़ मैनी नेम्स, plum pudding, raisin pudding or watermelon, and that pudding or watermelon is positively charged and the plum or seed we can say that is a negatively charged. Okay, so according to him the mass of an atom is uniformly distributed over the atom. Okay, पूरे एटम में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा किसका? मास का। ओके, चलो, तो जे थॉम्सन का मॉडल यहाँ पे कंप्लीट हुआ। हम लोग बात करते हैं अब रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल की। तो इसके थ्रू हम लोग सीखेंगे कि ये क्यों गलत हो गया जे थॉम्सन का मॉडल। तो सबसे पहले तो रदरफोर्ड एंड उसके स्टूडेंट्स हैंस गाइगर एंड अर्नस्ट मार्सडन bombarded a very thin gold foil with alpha particle. Okay, so यहाँ पे एक वर्ड आ गया है कि thin foil के ऊपर क्या किया गया? अल्फा पार्टिकल्स का बॉम्बार्डिंग किया गया। सो व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? मैंने आपको सिखाया था लास्ट लेक्चर में कि उसके आगे वाला लेक्चर में अल्फा पार्टिकल क्या है, तो वो हीलियम न्यूक्लियस है और +2 चार्ज है, उसको हम अल्फा पार्टिकल बोलेंगे। दैट मीन्स अल्फा पार्टिकल इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। ओके, सो क्या किया गया वो हम लोग देखते हैं कि बेसिकली इसके अंदर एक अल्फा एमिटर लिया गया कि अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, ऐसा रेडियो एक्टिव सोर्स लिया गया। हम लोग फिगर के थ्रू पूरा सीखते हैं कि हम लोग टेक्स्ट बुक में जो आपको फिगर दिया है, मैं उससे थोड़ा डिफरेंट फिगर ले रहा हूँ, उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि एक अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस होता है, ऐसा एक सोर्स ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि ये हमारा एक अल्फा पार्टिकल एमिटर है। तो यहाँ पे बोल देते हैं कि रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ओके, गोल्ड की बहुत ही थीन प्लेट बनाई। ओके, एक्चुअली हम लोग सीखेंगे कि जे थॉम्सन ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था उसके अंदर एटम जो है उसकी रेडियस 10⁻⁻10 मीटर निकाला था। रेडियस 10⁻⁻10 मीटर निकाला था। तो हम लोग जो गोल्ड फॉइल ले रहे हैं तो वो 100 नैनोमीटर की ही थिकनेस वाली ले रहे हैं। दैट मीन्स 10⁻⁻10 मीटर, दैट मीन्स 10 नैनोमीटर। तो ऑलमोस्ट इतनी थीन प्लेट ले रहे हैं कि जिसके अंदर क्या होगा कि 2-3 एटम्स ही होंगे थिकनेस में। बराबर। तो हम लोग ज़्यादा उसको समझने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे एक ही एटम किसका? गोल्ड का ले लेते हैं। एक ही गोल्ड का एटम ले लेते हैं। बराबर। और उसके पीछे हम लोग लगा देते हैं, उसके पीछे
एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन हमने लगा दिया, बराबर। ये क्या है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। एंड क्या यूज़ होता है फ्लोरोसेंट स्क्रीन में, जिंक सल्फाइड। तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या होगा, हम लोग आगे भी कर चुके हैं कि व्हेन एनी पार्टिकल हिट्स द स्क्रीन देन अ टाइनी लाइट स्पॉट वाज प्रोड्यूस्ड। Okay, so here alpha particle is there, so alpha particles, whenever alpha particle hit the screen, tiny light spot was produced. Okay, तो रदरफोर्ड को 3 टाइप के ऐसे ऑब्जर्वेशन देखने को मिले। एक्सपेरिमेंट उसने किया तो उसको 3 टाइप के ऑब्जर्वेशन देखने को मिले। वो ही हमें देखना है कि जब भी रदरफोर्ड ने ऐसा कोई अल्फा पार्टिकल सोर्स मतलब प्रोड्यूस किया तो उसके अंदर से क्या होगा, अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे, बराबर। तो ये जो अल्फा पार्टिकल्स को जब हमने डायरेक्ट किया किसके ऊपर, तो डायरेक्टली गोल्ड एटम के ऊपर, तो उसको 3 टाइप के ऑब्जर्वेशन देखने को मिले। एक ऑब्जर्वेशन ऐसा था कि जहाँ पे लगातार लाइट स्पॉट प्रोड्यूस हो रहे थे, वो कौन सा था, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि कुछ ऐसा पार्ट था कि जहाँ पे नॉन स्टॉप अल्फा पार्टिकल्स हिट कर रहे थे, नॉन स्टॉप अल्फा पार्टिकल हिट कर रहे थे। ऐसे 2 पार्ट मिले कि जहाँ पे नॉन स्टॉप क्या हो रहे थे, अल्फा पार्टिकल्स हिट कर रहे थे। ऐसा एक पार्ट उसको देखने को मिला। फिर एक पार्ट ऐसा देखने को मिला कि जहाँ पे एक भी अल्फा पार्टिकल हिट नहीं कर रहा है, वो पार्ट बिल्कुल एटम के मिडल पार्ट का था, कि एटम का मिडल पार्ट और उसके पीछे जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन है एग्जैक्टली वो पार्ट ऐसा रहा कि जहाँ पे एक भी लाइट स्पॉट प्रोड्यूस नहीं हुआ। और एक पार्ट ऐसा था कि जहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर में क्या होते थे, लाइट स्पॉट प्रोड्यूस हो रहे थे, बहुत ही कम अमाउंट में, बराबर। तो ऐसे पार्ट्स देखने को मिले कि जिसके अंदर क्या हुआ, इस तरीके से लाइट स्पॉट प्रोड्यूस हो रहे थे। तो हम लोग उसी के बारे में डिस्कशन करते हैं कि चलो कि ऐसे पार्ट तो ऐसे करके निकल गया होगा एटम, तो ही लाइट स्पॉट प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे भी ऐसे करके निकल गया होगा, बराबर। सो धड़ाधड़ नॉन स्टॉप क्या हो रहा था कि अल्फा पार्टिकल्स फ्लोरोसेंट स्क्रीन को हिट कर रहे थे और उन्हें लाइट स्पॉट मिल रहे थे, बराबर। फिर कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पे थोड़े से एंगल पे वो डिफ्लेक्ट होके क्या कर रहे थे, लाइट स्पॉट प्रोड्यूस कर रहे थे, पर बहुत ही कम अमाउंट में, बराबर। बहुत ही कम अमाउंट में क्या हो रहा था कि डिफ्लेक्ट हो रहे थे, ओके। और एक ऐसा पार्ट था कि जहाँ पे एक भी लाइट स्पॉट प्रोड्यूस नहीं हुआ, बराबर, जहाँ पे एक भी लाइट स्पॉट प्रोड्यूस हुआ नहीं, ओके। तो वो ही हम लोग ऑब्जर्वेशन देखते हैं रदरफोर्ड का, कि रदरफोर्ड ने जो ऑब्जर्वेशन निकाला जिसके अंदर फर्स्ट हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत सारे पार्टिकल्स यहाँ पे हिट हो रहे थे फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि हमें लगातार लाइट स्पॉट मिल रहे थे। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, सीधे निकल गए। हमने तो यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक या तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड तो रखा नहीं है तो कि डिफ्लेक्ट होंगे, बराबर। तो क्या हुआ कि डायरेक्टली कोई भी डिफ्लेक्शन के बिना वो पार्टिकल्स फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर हिट कर रहे थे। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। सेकंड जो ऑब्जर्वेशन दिया वो तो क्या था कि अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वाज डिफ्लेक्टेड
by small angles, was deflected by small angles. And third one, 1 in 20,000 कि क्या हुआ यहाँ पे 1 in 20,000 अल्फा पार्टिकल बाउंस्ड बैक वेर नियरली 180 डिग्री। तो यहाँ से ये अल्फा पार्टिकल आया, बराबर, बट क्या हुआ कि जो जिस डायरेक्शन में वो गया था, जिस डायरेक्शन में वो गया था उसी डायरेक्शन में वो बाउंस हो गया, उसी डायरेक्शन में। दैट मीन्स 180 डिग्री। और वही पार्ट क्या रहा, उस पर लाइट स्पॉट प्रोड्यूस ही नहीं हुआ। और वो पार्ट कौन सा था, एग्जैक्टली मिडल पार्ट ऑफ द एटम, कि जहाँ पे वो अल्फा पार्टिकल गया और उसी डायरेक्शन में 180 डिग्री पे वो वापस आ गया। ओके, तो ये जो ऑब्जर्वेशन देखने को मिले रदरफोर्ड को, वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थे। और इसी की वजह से क्या हुआ कि थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल रॉन्ग हो गया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू थॉमसन your positive charge was uniformly distributed throughout the atom। तो सारे मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास नहीं होने चाहिए, वो तो डिफ्लेक्ट ही होने चाहिए, बराबर, पर मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड। इसका कंक्लूजन निकाला गया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। अगर यहाँ पे स्पेस एम्प्टी है तो ही वो सीधे फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर हिट करेंगे। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी as most of the alpha particles pass through the gold foil undeflected. Most of the alpha particles pass through the gold foil undeflected. Okay, second यही ऑब्जर्वेशन निकाला गया। A few particles were deflected. The deflection must be due to the enormous repulsive force, showing that the positive charge of atom is not spread throughout the atom. Okay, अगर हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हम लोग एटम ले रहे हैं, बराबर, यहाँ पे मैं न्यूक्लियस दिखा रहा हूँ। ओके, कि जो पॉजिटिव चार्ज है हम लोग तो अभी जानते हैं। तो क्या हुआ होगा कि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स आया, बराबर, अल्फा पार्टिकल्स आया और वो न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज है एंड अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज्ड है। तो क्या होगा, पॉजिटिव के बीच में रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो क्यों डिफ्लेक्ट हुआ, ड्यू टू द रिपल्सिव फोर्स। ओके, थर्ड पॉइंट, the positive charge has to be concentrated in a very small volume that repelled and deflected the positive alpha particle, that repelled and deflected the positive charged alpha particle। ऐसा क्यों निकाला गया? चलो डिफ्लेक्शन तो हो रहा था, बट 1 in 20,000 अल्फा पार्टिकल्स, 20,000 अल्फा पार्टिकल्स हिट करवाते हैं, तो उसमें से सिर्फ एक पार्टिकल 100% 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हुआ। दैट मीन्स कि 20,000 में से एक ही अल्फा पार्टिकल ऐसा हुआ कि क्या हुआ कि वो जिस डायरेक्शन में गया उसी डायरेक्शन में वो वापस आ गया। ओके, इसका मतलब कि पॉजिटिवली चार्ज जो कोई भी चीज़ है एटम के अंदर, वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड एरिया में होना चाहिए। ओके, तो थर्ड पॉइंट भी एकदम सिंपल है, इसके ऊपर से हम लोग समझ सकते हैं कंक्लूजन क्या निकाला गया। एंड द लास्ट फोर्थ वन इज द कैलकुलेशन बाय द रदरफोर्ड शोड दैट द वॉल्यूम बाय न्यूक्लियस, मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज्ड जो भी है उसको न्यूक्लियस बोला गया। ओके, एक तो इज नेग्लिजिबल, वॉल्यूम क्या है, नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम, बराबर।
तो कैलकुलेशन के हिसाब से रेडियस ऑफ एटम निकाला गया 10⁻⁻10 मीटर एंड द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻⁻15 मीटर निकाला गया। सो आज के एक एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब इसका फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक क्रिकेट का बॉल ले लेते हैं। ओके, आप लोग जानते हो कि उसकी साइज़ कितना होता है, वॉल्यूम कितना होता है। अगर उसको हम न्यूक्लियस ले लेते हैं, क्रिकेट का जो क्रिकेट बॉल है वो न्यूक्लियस है, तो एटम होगा उसका जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमें दिखेगा ना, वो कहाँ तक होगा, 5 किलोमीटर्स अवे होगा। 5 किलोमीटर्स अवे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेगा अगर क्रिकेट बॉल जितना हम लोग न्यूक्लियस लेते हैं। दैट मीन्स क्रिकेट बॉल जितना न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस इतना छोटा लिया है हमने, तो भी उसके सामने एटम की रेडियस क्या होगी, बहुत बड़ी होगी, बराबर। सो द न्यूक्लियस, द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम। ओके, सो यहाँ पे आपका रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल कंप्लीट हुआ। हम लोग इसको मॉडिफाइड करके भी दिखाया गया है, वो भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एंड उसके साथ साथ हम लोग लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल भी देखेंगे। लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल के भी लिमिटेशंस हैं। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कुछ मॉडिफिकेशन किया गया रदरफोर्ड ने अपने मॉडल के अंदर, एंड उसके बाद उसी के लिए उसका लिमिटेशन भी क्रिएट हो गया आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में वो हम लोग देखेंगे। आज यहाँ तक रखते हैं, कंप्लीट हो जाना चाहिए ये टॉपिक, बहुत ही सिंपल है, बराबर। थैंक यू।